Hello everyone, I welcome you all on our YouTube channel TCS पाठशाला। जैसा कि हम लोग आज के दिन से एक नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर आपको प्रतिदिन मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, हिंदी की और साथ में जीएस की क्लासेस मिलेंगी और वो भी रेगुलर मिलती रहेंगी जब तक कि ये पूरे सिलेबस कंप्लीट नहीं होते। तो मैं उसी क्रम में आपके साथ इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के हाजिर हूं और आज से हम लोग इंग्लिश की क्लास को शुरू कर रहे हैं, जहां पे मैं प्रतिदिन आपके इंग्लिश नॉलेज को बूस्ट करवाने में आपकी मदद करूंगा। मैं आपसे बस एक ही अपेक्षा रखता हूं कि आप जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएं उन चीजों को विशेष तौर पे रिवीजन में रखें और जो भी रेफरेंस बुक है आपके पास उसे आप पढ़ते रहें। जितनी कोशिश हो सकेगी उतनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं यहां पे करवाता रहूंगा। मेरा उद्देश्य आपको परीक्षा उपयोगी उन तथ्यों को डिस्कस करना है जिनसे आपके पेपर्स अच्छे से निकल पाए। ऐसा कई बार हो सकता है कि मैं बहुत सारे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट से डिस्कशन ना करूं जो परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है। तो हम लोग आज से इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आप इस बैच को अपने उन फ्रेंड्स में भी शेयर करिए जिन्हें विषयों की आवश्यकता है, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम लोग का ये एफर्ट जो है वो काम का हो सके और उन स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए जो शायद डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से या फिर उनकी लोकेलिटी में चीजें उपलब्ध ना होने की वजह से वो सुविधाएं नहीं प्राप्त कर पा रहे और परीक्षा तो देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं विषयों की परख बेहतर नहीं बना पा रहे। ठीक है, तो चलिए आज से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज ये लेक्चर 1 है जहां पे हम आपको बताएंगे, शुरुआत कर रहे हैं बेसिक वर्ब से लेकर के। ठीक है, बेसिकली ये वर्ब का स्टार्ट भी नहीं है, हम वर्ब की थोड़ी सी जान पहचान आपसे बताएंगे, आपको समझाएंगे कि बेसिक वर्ब कैसे किसे बोलेंगे, क्या यूसेज है इसके और कैसे आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे आपकी परीक्षाओं में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। तो बच्चों, अगर हम बात करें वर्ब की और वो भी वर्ब पे बेसिक वर्ब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके मन में जरूर ये प्रश्न होगा कि सर ये वर्ब बेसिक और एडवांस होती है क्या? नहीं, पढ़ाने की सहूलियत के हिसाब से इसे डिवाइड कर दिया जाता है ताकि आपको चीजें समझ में आए। इसके लिए इसको बेसिक और एडवांस करके चीजें बताई जाती हैं। जैसे अगर बेसिक वर्ब में हम बेसिक वर्ब की डेफिनेशन जानेंगे, वर्ब कितने प्रकार की होती है, क्या उसके छोटे छोटे यूसेस होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है। लेकिन जब हम इन्हीं चीजों को फिनिट, नॉन फिनिट ना, मतलब कि नॉन फिनिट में स्पेशली जब हम जीरंड और इन्फिनिटिव को डिस्कस करने लगते हैं और उसके इंप्लीकेशंस को डिस्कस करने लगते हैं कि इन्फिनिटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, कहां पे कौन सा यूज होता है, कितनी वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ इन्फिनिटिव ही जाता है, कितनी वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ जीरंड यूज होता है, तो हम उन्हीं को पढ़ने की सहूलियत से क्या डिवाइड कर लेते हैं कि एडवांस वर्ब पढ़ रहे हैं। तो हम यहां पे आज जो एक चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं वो क्या है, बेसिक वर्ब है। हम इस बेसिक वर्ब में क्या पढ़ेंगे और ये कितना परीक्षाओं के लिए जरूरी है, हम उस चीज को समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको डिफरेंसेस समझाएंगे, किसके बीच में, डिफरेंसेस समझाएंगे किसके बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। इसी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जब हम डिफरेंस पढ़ रहे होंगे तो हम कई एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से होके गुजरेंगे जो पेपर में आपकी समझ को बहुत डेवलप करेगा और आपको इंग्लिश रटनी नहीं पड़ेगी, बल्कि इन्हीं लेक्चर्स के माध्यम से आपको काफी मदद हो जाएगी। उसके साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती हैं इसके यूसेज में क्या क्या मिस्टेक्स आती हैं। हम आपसे बात करेंगे वर्ब को हम इमेजिनेशन में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंसेस में वर्ब के क्या यूसेज होते हैं। ठीक है, तो हम उसको भी बेसिक वर्ब में कंसीडर करेंगे और समझेंगे।
हम बेसिक वर्ब में आपको एक छोटा सा टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे जिसे आप बोलते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब। कभी कभी कुछ दो वर्ब एक जैसी दिखती हैं, उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में मिस्टेक्स आती हैं, तो हम आपको यह भी समझाएंगे कि किसके साथ कब कौन सी वर्ब को यूज करना है। तो इंप्रूवमेंट में ऐसे वर्ड से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम इनके बारे में बताते हुए यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ साथ हम आपको थोड़ी सी चर्चा किसके बारे में करेंगे, फिनिट वर्ब को लेकर के करेंगे और नॉन फिनिट वर्ब को करेंगे, बताएंगे। तो फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके यूसेस क्या हैं, उस इमेजिनेशन में कैसे वर्ब यूज होती है, कंफ्यूजिंग वर्ब्स कौन कौन सी हैं, पेयर्स कौन कौन से हैं, नाउन से वर्ब कैसे फॉर्म होती है और नाउन और वर्ब में डिफरेंसेस क्या होते हैं। कभी कभी कंप्लेन और कंप्लेंट को लेकर के चीजें बन जाती हैं जो मिस्टेक बनाती हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि आप चॉइस और चूज में डिफरेंस समझते होंगे, ठीक है। तो ये वर्ब से नाउन का फॉर्मेशन, नाउन से वर्ब का फॉर्मेशन, कभी कभी डाउट बन जाता है, कंफ्यूजिंग पेयर्स होते हैं। तो वी विल टॉक एवरीथिंग इन दिस क्लास, ठीक है। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट लेक्चर। पहला लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड इट इज अबाउट बेसिक वर्ब। तो यहां से चीजों की नोट्स बनाना आप स्टार्ट करिए। पहला क्लास है तो एक दिन आखिरी क्लास भी आएगा। आप अगर इसको भी पूरा फॉलो करते रहे तो धीरे धीरे आपको कंप्लीट ग्रामर की एक अच्छी पकड़ आपको समझ आ जाएगी और फिर आपको कहीं और जाने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो बेसिक वर्ब के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों ये जो वर्ब है ना, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं फिनिट वर्ब में, ठीक है, और एक हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं नॉन फिनिट वर्ब में। तो जब हम लोग फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब में डिवाइड कर देते हैं तो ये जो फिनिट वर्ब होती है इसके बारे में इस बात का ख्याल रखना है कि देखो वर्ब के फंक्शन अलग अलग होते हैं। कभी कभी वर्ब खुद वर्ब का फंक्शन करती है एंड देयर आर सम केसेस जहां पे वर्ब वर्ब का फंक्शन नहीं करती। मतलब कि वर्ब कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि वर्ब किसका फंक्शन करेगी, वर्ब का। चूंकि वो खुद ही वर्ब है तो वो वर्ब तो वर्ब का काम करेगी। तो जब कभी वर्ब वर्ब का काम कर रही होती है तो हम उसे फिनिट वर्ब कहते हैं। बट देयर आर सम केसेस, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां वर्ब वर्ब का काम नहीं करती, वो कभी कभी एडजेक्टिव बन जाती है, वो कभी कभी नाउन बन जाती है। तो जब वर्ब वर्ब ना होकर के नाउन या एडजेक्टिव का काम करने लगती है तो हम उसे फिनिट वर्ब ना कह के कौन सा वर्ब बोल देते हैं, नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। तो अगर इसको हम लोग नोट करना चाहें तो हम कैसे नोट करेंगे, ऐसे बोलेंगे कि व्हेन a verb acts like a verb, जब एक वर्ब किसकी तरह एक्ट करे, वर्ब की तरह एक्ट करे, तो हम उसे फिनिट वर्ब कहेंगे। और अगर हम लोग ये समझना चाहें कि नॉन फिनिट वर्ब कैसी होगी तो हम कह सकते हैं कि व्हेन अ वर्ब, जब कभी भी कोई एक वर्ब डज नॉट एक्ट लाइक अ वर्ब। अग्री? तो जब कभी भी कोई वर्ब वर्ब की तरह काम ना करे तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, नॉन फिनिट वर्ब बोल सकते हैं। और जब वर्ब वर्ब की तरह काम करे तो हम उसे फिनिट वर्ब कह सकते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा समझें तो जब ये वर्ब वर्ब की तरह काम करती है तो ये दो तरीकों का काम करती है, या तो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, ठीक है। मतलब कि जो फिनिट वर्ब होती है उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब में डिवाइड कर सकते हैं और एक आप लोग कहते हैं कि इसे हम लोग मेन वर्ब में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब वर्ब जो फिनिट वर्ब होती है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड द अदर वन इज मेन वर्ब। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, ये जो नॉन फिनिट वर्ब होती हैं जब ये वर्ब का काम नहीं करती हैं तो दे आइदर एक्ट लाइक एन एडजेक्टिव और दे एक्ट लाइक अ नाउन, राइट। सो हम जब नॉन फिनिट वर्ब को डिवाइड करते हैं तो वी राइट डाउन कि यहां पर हम लोग इन्फिनिटिव को पढ़ते हैं
हम लोग जीरेंड को पढ़ते हैं और हम लोग यहां पे पार्टिसिपल को पढ़ते हैं। जब हम इन्फिनेटिव की बात करते हैं बच्चों, तो इन्फिनेटिव और जीरेंड दोनों के दोनों जो है वो इंग्लिश में नाउन की तरह एक्ट करते हैं। इसका मतलब वर्ब जब नाउन बन जाए तो या तो वो इन्फिनेटिव बनती है और या तो जीरेंड बनती है। और जब पार्टिसिपल का बात करते हैं तो इट एक्ट्स लाइक एडजेक्टिव। मैंने अभी कहा था ना कि जब वर्ब का काम नहीं करेगी तो वो एडजेक्टिव का काम कर सकती है और या तो नाउन का काम कर सकती है। ये जो नाउन है, इन्फिनेटिव है, ये तब होता है जब टू लिखा हो और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो। ठीक है, टू लिखा हो और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी जाए। इसका मतलब है कि जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो इन्फिनेटिव केस बनता है नाउन के रूप में। और जब कभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म खुद आ जाती है तो हम उसे जीरेंड बोलते हैं। हाँ, याद रखना है कि ये दोनों के दोनों किसका काम करना चाहिए? नाउन का काम करना चाहिए। आई विल गिव यू मेनी एग्जांपल्स, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अभी इतनी बात ध्यान रखनी है कि इन्फिनेटिव में 2 + V1 यूज होता है और वो नाउन का एक्ट करता है, नाउन की तरह काम करता है। और जीरेंड में V1 प्ले आईएनजी फॉर्म यूज होती है, लेकिन वो भी नाउन का काम करता है। अगर मानो कभी आईएनजी फॉर्म यूज की गई हो और वो नाउन का काम नहीं करेगी तो इसका मतलब वो जीरेंड नहीं होगी, फिर वो मेन वर्ब की कैटेगरी में आ जाएगी। अब ये आईएनजी फॉर्म अगर कभी नाउन की तरह काम करेगी तो भाई ये फिर जीरेंड आ जाएगी। अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगी तो पार्टिसिपल हो जाएगी। और अगर ये वर्ब की तरह काम करेगी तो फिर इनकी कैटेगरी में फिनिट वर्ब में आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो पार्टिसिपल होते हैं ना, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और एक जो है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, और एक जो है वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो कितने पार्टिसिपल होते हैं अंग्रेजी में? 3 पार्टिसिपल होते हैं। और ये पार्टिसिपल किसका काम करते हैं? पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करते हैं। इसका मतलब है कि जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का बात करेंगे, 1 मिनट रुकिए, जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का बात करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो कि एडजेक्टिव का काम करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है, किसका काम करना चाहिए? एडजेक्टिव का काम करना चाहिए। पास्ट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, और इसे एडजेक्टिव का काम करना पड़ेगा। ठीक है, और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वो क्या करता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग का प्रयोग करवाता है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर आपको ये समझाऊं कि मैं अभी नॉन फिनिट वर्ब के बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर मैं नॉन फिनिट वर्ब के बारे में बात कर रहा हूं, नॉन फिनिट वर्ब के बारे में बात कर रहा हूं, तो भाई मैं बात कर रहा था किसके बारे में? 3 प्रकार के, जैसे कि इन्फिनेटिव के बारे में मैं बात कर रहा था, किसके बारे में? जीरेंड के बारे में। मैं बात कर रहा था किसके बारे में? पार्टिसिपल के बारे में। मैंने कहा था कि ये जो इन्फिनेटिव होगा ये 2 + V1 होगा, जो जीरेंड होगा वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, और पार्टिसिपल तो 3 प्रकार के होंगे। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, और नंबर 3 परफेक्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बताओ, कमेंट करके बताओ कितनी बातें आपको क्लियर हुई, मैं आगे बढ़ सकता हूं कि नहीं बढ़ सकता। बोलो अगर इतनी बातें क्लियर हो कि ये नॉन फिनिट वर्ब है, ऐसा होता है। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि चीजें क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़े। बताइए, क्लियर है? ठीक है, तो अगर क्लियर है तो ये देखो, ये दोनों के दोनों किसका काम करेंगे? नाउन का। एंड ये वो किसका करेंगे? ये एडजेक्टिव का काम करेंगे। तो यहां से एक बात पता चली कि जब वर्ब का काम नहीं करती तो या तो वो एडजेक्टिव का काम करती है पार्टिसिपल बन करके, और या तो वो नाउन का काम करती है जीरेंड वो इन्फिनेटिव या जीरेंड बन करके। तो इन्फिनेटिव और जीरेंड और पार्टिसिपल, इसी को हम कौन सा बोलते हैं? नॉन फिनिट वर्ब बोलते हैं। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जहां पे आपको चीजें और समझ में आए। जैसे अगर कहीं पे लिख दिया जाए सेंटेंस
कि मैं लिख दूं टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। तो टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, और मैं एक सेंटेंस लिख दूं स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। क्या मतलब हुआ भाई? दो दो सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं, और सेंटेंसेस देखो लिखता हूं और बातों को समझना है, एक एक करके इसको क्लियर करना है। मैं कह दूं कि आई टच्ड अ मूविंग फैन, शी सॉ अ फ्लाइंग काइट, एक और सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैं बोलूं कि इट इज अ डेकोरेटेड रूम, इट इज अ डेकोरेटेड रूम, ठीक है। ही इज अ डिस्टर्ब्ड मैन। तो अगर ये 6 सेंटेंसेस लिख रखे हैं और एक एक सेंटेंसेस पे बात करी जाए, तो देखो भाई पहला सेंटेंस लिखा हुआ है टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहां पे देखो इज नाम का वर्ड है ना, और ये चूंकि वर्ब है तो वर्ब के पहले ये पूरा का पूरा पोर्शन सब्जेक्ट होगा। टू स्विम क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और अगर टू स्विम सब्जेक्ट होगा तो आप इंग्लिश में एक बात जानते हो कि नहीं जानते हो, कि अगर इंग्लिश में कभी भी कोई चीज सब्जेक्ट बनती है तो वो दो चीजें ही सब्जेक्ट बन सकती हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अगर इंग्लिश में एक वाक्य का कोई भी सब्जेक्ट बनेगा तो कौन बन सकता है? या तो नाउन बन सकता है या तो प्रोनाउन बन सकता है। पूरी इंग्लिश में कोई भी तीसरा ऐसा वर्ड नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सके। तो अगर ये बात तय है कि ये इज के बाद स्विम जो है, टू स्विम सब्जेक्ट है, तो इसे या तो नाउन होना पड़ेगा या तो प्रोनाउन होना पड़ेगा। और बच्चों मैंने अभी तक कहीं डिस्कस नहीं किया कि वर्ब प्रोनाउन भी बनती है। वर्ब बनती है तो या तो वर्ब बनेगी और या तो नाउन या तो एडजेक्टिव। तो अगर ये प्रोनाउन नहीं है तो फिर इसको नाउन होना पड़ेगा। तो ये टू स्विम क्या है? नाउन है। और अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने बताया था कि ये 2 + V1 से क्या बनता है? इन्फिनेटिव बनता है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं क्या कि टू स्विम यहां पे इन्फिनेटिव है और नाउन का काम कर रही? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? सेम कंडीशन यहां पे देखो, इज नाम का है वर्ब है और वर्ब के पहले ये वाला पोर्शन सब्जेक्ट है, और अगर ये सब्जेक्ट है तो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अगर स्विमिंग जो वर्ब है वो तो प्रोनाउन तो बन नहीं सकती है, नाउन बन सकती है। और नाउन बनेगी तो कैसे बनेगी? दो तरीके से नाउन बन सकती है, या तो ऐसे बनाओ और या तो ऐसे बनाओ। तो अगर इन्फिनेटिव में बनेगी नाउन तो इसका मतलब इन्फिनेटिव में क्या होगा? 2 + V1 से नाउन बनेगी। और अगर जीरेंड में बनेगी तो कैसे बनेगी? वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा करके तब नाउन बनेगी। तो यहां पे जरा सा देखो, ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा के बनी हुई है ना, तो ये जीरेंड है, ठीक है, और नाउन भी है। तो हमने देखा ना, ये वर्ब दोनों है, लेकिन क्या ये वर्ब का काम कर रही? ये बिल्कुल वर्ब का काम नहीं कर रही, ये भी नाउन का काम कर रही इन्फिनेटिव होकर के, और ये भी नाउन का काम कर रही जीरेंड होकर के, ठीक है। जरा सा और आगे सेंटेंस में देखो तो इस वाले सेंटेंस को ठीक से पढ़ो। तो यहां पे टच्ड नाम की वर्ब है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और उसके बाद यहां पर फैन नाम का नाउन है, और मूविंग नाम का वर्ब नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए मूविंग जो है वो एडजेक्टिव है। मैंने एक मूविंग फैन को टच कर लिया, मतलब चलते हुए पंखे को टच कर लिया, तो यहां पे जो मूविंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो एक्चुअली नाउन का काम भी नहीं कर रही, वर्ब का काम भी नहीं कर रही, बल्कि वो एडजेक्टिव का काम कर रही। तो भैया वर्ब के तो 3 काम है, या तो मेन वर्ब मतलब फिनिट वर्ब की तरह काम करेगा वर्ब का काम नहीं करेगा तो नाउन का काम करेगा, देखो यहां पे, और नाउन का नहीं करेगा तो एडजेक्टिव का करेगा। और अभी देखो थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? आईएनजी फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? इसको तो रट लो कि हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म। तो यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही, तो ये बताओ हुआ कि नहीं पार्टिसिपल? बोलो सारे के सारे, ये पार्टिसिपल होगा कि नहीं होगा? और पार्टिसिपल होगा तो एडजेक्टिव होगा।
और कौन सा पार्टिसिपल होगा? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है। उसके बाद देखो यहां पे लिखा हुआ है काइट नाम का वर्ड नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए फ्लाइंग नाम का वर्ड है। तो फ्लाइंग काइट, फ्लाइंग किसकी विशेषता बता रहा है? काइट की। तो फ्लाइंग भी तो एडजेक्टिव हुआ, और वर्ब एडजेक्टिव एक ही तरीके से बनती है पार्टिसिपल से, या तो प्रेजेंट, या तो पास्ट, या तो परफेक्ट। अगर आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है तो पास्ट पार्टिसिपल, और अगर मान लीजिए कि हैविंग और थर्ड फॉर्म आ गई है तो फिर कौन सा पार्टिसिपल? फिर परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये बातें क्लियर हो गई। अगले सेंटेंस को देखोगे तो इट इज अ डेकोरेटेड रूम, रूम नाम का वर्ड नाउन है, और डेकोरेटेड किसकी बात कर रहा है? रूम की बात कर रहा है। तो जब डेकोरेटेड रूम की बात कर रहा है तो भैया डेकोरेटेड कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म किसकी विशेषता बता रहा है? रूम की। तो जब वर्ब किसी रूम की विशेषता बता रहा है तो ये तो एडजेक्टिव होगा। अब एडजेक्टिव होगा तो इसको पार्टिसिपल में से मिलना पड़ेगा। भाई ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तो है नहीं चूंकि आईएनजी फॉर्म है, ये तो पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि यहां पे थर्ड फॉर्म है। जब थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन जाए तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। ऐसे ही यहां पे देखो डिस्टर्ब्ड आदमी है, तो वैसे तो डिस्टर्ब वर्ब भी बन सकती है, लेकिन यहां पे वर्ब नहीं है क्योंकि यहां पे तो वर्ब इज है, और वो तो डिस्टर्ब्ड मैन की बात कर रहा है। तो मैन कैसा है? डिस्टर्ब है। तो ये डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये मैन की विशेषता बता रही, तो भाई ये एडजेक्टिव हो गया। वर्ब जब जब एडजेक्टिव बनेगी पार्टिसिपल होगी, और पार्टिसिपल में तीन पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, और थर्ड फॉर्म जो है वो पास्ट पार्टिसिपल में आता है। बताइए इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? भाई एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा कि कैसे जो है वो नॉन फिनिट वर्ब को हम लोग पहचान पाएंगे। अभी सेंटेंसेस में एडवांस वर्ब में ना इनकी इंप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे खूब। जैसे ये इन्फिनेटिव है ना, तो 2+V1 तो जनरल सेंस है, कभी कभी ये बिना टू के भी यूज किया जाता है, जिसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो विल टॉक ईच एंड एवरीथिंग बट इन दी अपकमिंग चैप्टर्स, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इतनी बातें तो क्लियर हुई होंगी ना आपको, कोई दिक्कत तो यहां पे नहीं होगा। तो अगर आपने फिनिट वर्ब के बारे में, देखो भाई स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो ले लो, वीडियो को रोक करके दोबारा भी इसे देख सकते हो, या फिर आप एक काम कर लिया करो कि कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियोस को दूसरी बार भी देख सकते हो, ताकि चीजें एकदम परफेक्टली आपको समझ में आए। कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, कि सर ये समस्या आ रहा है, विल अपडेट इट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज कंफ्यूजिंग है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है, पूरे जवाब आपको दिए जाएंगे। एकदम परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है, एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे उनके पूरे के पूरे डाउट्स भी क्लियर होंगे। ठीक है, फिर कभी कभी हम लोग लाइव क्लासेस रख करके डाउट सेशन भी रख लेंगे, परेशान होने का जरूरत नहीं। तो आपने नॉन फिनिट वर्ब की समझ थोड़ी थोड़ी डेवलप कर ली। नॉन फिनिट वर्ब अगर समझ थोड़ी डेवलप हो गई तो थोड़ी सी समझ हम लोग डेवलप करते हैं किसके बारे में? फिनिट वर्ब के बारे में। याद करो फिनिट वर्ब क्या होती है। मैं आपको पीछे की स्लाइड अगर दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। मैंने कहा फिनिट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो वर्ब का काम करे, मतलब कि जो या तो हेल्पिंग वर्ब हो और या तो मेन वर्ब हो। चलो अपनी करंट स्लाइड पे चलते हैं, और यहां पे अगर देखें तो फिनिट वर्ब का मतलब क्या हो गया भाई? ऐसी वर्ब जो या तो क्या कैसी हो? हेल्पिंग वर्ब हो, मतलब जिन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं, और या तो कैसी हो? वो मेन वर्ब हो। तो जब जब हम कभी फिनिट वर्ब की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे भाई? कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का बात हो रहा है। नॉन फिनिट का बात करेंगे तो इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल का बात करेंगे, लेकिन जब हम फिनिट वर्ब का बात करेंगे तो हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब और किसके बारे में? मेन वर्ब के बारे में। अगर पढ़ने की सहूलियत से इसको भी डिवाइड कर दिया जाए तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि भाई एक वर्ब होती है जिसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है वो उसे हम मॉडल वर्ब में डिवाइड कर सकते हैं, और एक जो है हम इसे मार्जिनल ऑक्सिलरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, मार्जिनल ऑक्सिलरी भी बोल सकते हैं। तो जब जब हम हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड करना चाहें तो हम ऑक्सिलरी, मॉडल, ठीक है, और मार्जिनल ऑक्सिलरी भी बोल सकते हैं। थोड़ा और अगर बेहतर सहूलियत से, मतलब चीजें आपको डाउट ना करे, तो इसी ऑक्सिलरी को आप प्राइमरी वर्ब भी लिख लीजिए, ताकि कोई अगर पूछे प्राइमरी वर्ब क्या है तो बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब को ही आप प्राइमरी वर्ब कह दीजिएगा। मार्जिनल ऑक्सिलरी जो होती हैं वो तीन होती हैं, नीड, डेयर और यूज्ड टू।
तो नीड और डेयर और यूज्ड टू को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में नीड, डेयर और यूज्ड टू के यूसेज से। ठीक है, तो हम बात करेंगे उसके बारे में। मॉडल के अंतर्गत कंप्लीट 14 मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो मॉडल्स नहीं है, ठीक है, जिन्हें हम लोग बनाते हैं। जैसे सुना होगा आपने अबाउट टू के बारे में, हैज टू के बारे में, जिन्हें हम सेमी मॉडल्स कहते हैं। तो हम लोग सेमी मॉडल्स के बारे में भी बात करेंगे, मॉडल्स के बारे में भी बात करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में भी बात करेंगे, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे हम लोग प्राइमरी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करते हैं, तो बच्चों हम लोग बेसिकली बी, हैव और डू की बात करते हैं। तो हम 3 प्राइमरी वर्ब की चर्चा करते हैं, एक तो बी, एक तो हैव और एक डू की चर्चा करते हैं। मॉडल के अंतर्गत तो हम लोग कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ठीक है ना, ऐसे ही मस्ट, ठीक है, ऑट टू। वैसे ही इस मार्जिनल के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं नीड, डेयर और यूज टू को लेकर के। ठीक है, तो यहां पे तो हम 3 बात करते हैं, नीड, एक डेयर और एक यूज्ड टू को लेकर के। हम बात करेंगे इन पे डिफरेंसेस क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे ही हेल्पिंग वर्ब को हम डिवाइड करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी 3 तरह से डिवाइड हो जाती है। और जब हम लोग मेन वर्ब को डिवाइड करते हैं, तो मेन वर्ब को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक तो रेगुलर वर्ब कह करके, ठीक है, रेगुलर वर्ब कह करके, ठीक है। अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो मैं नेक्स्ट पेज पे चीजों को समझा देता हूं। एक तो हम वेट करिए, हम उसी पेज पे समझा देते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा कनेक्शन, वेट अ मोमेंट। ठीक है, तो रेगुलर वर्ब करके और दूसरा इर्रेगुलर वर्ब करके, रेगुलर वर्ब के साथ साथ दूसरा इर्रेगुलर वर्ब और तीसरा कांस्टेंट वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब को हम लोग रेगुलर, इर्रेगुलर और कांस्टेंट वर्ब में डिवाइड कर सकते हैं। मैं अगर एक बात आपको अभी थोड़ी सी बताऊं आज की क्लास के लास्ट में, तो मैं ये कहूंगा कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, जो ये हेल्पिंग वर्ब है जिसे आप बोलते हैं ना, और जो मेन वर्ब है, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जो ऑक्सिलरी मतलब जो हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है, वो कभी भी सेकंड फॉर्म के ऊपर नहीं बनती। ठीक है, जैसे कि देखो, अगर मैं कहूं ऑक्सिलरी, तो ऑक्सिलरी और मॉडल में एक अंतर है कि ऑक्सिलरी जो है ना, वो जरूरत के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और वो मेन वर्ब का भी काम करती है। तो इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब बनती है तो वो प्रेजेंट और पास्ट टेंस मतलब फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में केवल रहती है। लेकिन जब ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बनेगी तो हम उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म भी प्रयोग करेंगे, आईएनजी फॉर्म भी यूज करेंगे। तो जो मेन वर्ब्स होती हैं, जो मेन वर्ब बन सकती हैं, उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म भी होते हैं, रेगुलर, इर्रेगुलर में भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो केवल हेल्पिंग वर्ब जैसे कि मॉडल है, तो मॉडल तो केवल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, कभी मेन वर्ब नहीं बनता, तो इसके केवल फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ही बनेंगे, कैन का कुड बनेगा, राइट। तो चलो हम लोग इन बेसिक्स को भी डिस्कस करेंगे, बट इन द नेक्स्ट क्लास, मतलब कि कल, ठीक है, इसी टाइम पे। थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी क्लास आप जरूर बताइए, आपको समझ में आया चीजें कि नहीं आया, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।